तो आज ये लोग लखनऊ में जो प्रोटेस्टर्स गए थे, इन लोगों ने वहां पर जाकर के अपनी मांगे रखी और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से गुहार लगाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले भी जो एक बात कही थी 69,000 शिक्षकों को लेकर के, एक बार सत्ता में आने दो, उसके बाद 69,000 शिक्षकों का जो इनका ये मामला अधर में लटका हुआ है ये तो पूरा हो गई। तमाम हजारों लाखों नए शिक्षकों की भर्ती करके भी बसपा शासनकाल ये दिखाएगा कि बसपा में कैसे काम होता है। इस तरीके की बातें पहले भी कही गई है, बसपा के बड़े नेताओं के मुख से वो सुनने को भी मिली है कि बसपा का पुराना शासनकाल आप देखिए, जब बसपा का शासनकाल हुआ करता था उस समय में तमाम शिक्षकों की भर्तियां निकाल करके बसपा ने काम करके दिखाया इस देश के अंदर, और तमाम शिक्षक भर्तियों को बहाल करके भी दिखाया है। जो पुरानी सरकारें थी, अगर वहां पर शिक्षकों को की अनदेखी हुई थी, शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार हुआ था, तो उनको बहाल करने का काम भी किया था। इसीलिए इन सब लोगों की जो आज उम्मीद की किरण जग रही है, तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास की तरफ, बसपा कार्यालय की तरफ जग रही है। कहता हूं कि जो हमारे देश के बड़े धनाढ्य हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मित्र कहलाते हैं, मुकेश अंबानी, उनके घर के ऊपर सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए। वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसका भी विवाद चल रहा है, उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, और वो अनाथालय की जमीन है। अनाथालय की जमीन पर अगर आपने एंटीलिया बना लिया तो उस एंटीलिया को भी तो ध्वस्त कर दीजिए। अगर एंटीलिया आप ध्वस्त कर देंगे तो जौहर यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त कर दीजिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया आपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब रिजवी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा है गो, बालक जितने आए हुए सब वापस है गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इस सरकार की हार हुई है, इस देश के लोकतंत्र की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र वापस लौट रहे थे उन्होंने एक और बात कही है, और वो ये कह रहे थे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ झांकी है, बाकी बहुत सारे इस्तीफे अभी बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जेनजी इस देश का युवा चाहता है वो करके दिखाता है, ये साबित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि सभी लोग पूरे अनुशासन में, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आह्वान भी किया था कि किसी भी प्रोटेस्ट में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वही हुआ। ना तो किसी ने कुछ गलत किया, सब लोग अपना आसानी के साथ में अपनी मांग मनवा रहे थे और अपनी मांग मनवा करके अपने घरों को वापस चले गए। हाँ, तो मांग मंगवा रहे थे, मनवा के चले गए। लेकिन लखनऊ में बहन जी के निवास पे 69,000 शिक्षक पहुंचे हैं और वहाँ बड़ी अफरा तफरी को माहौल हो। वो क्या मामला, थोड़ा सा बताओ दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों का मामला पिछले कई सालों से चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा दशकों से चल रहा है, और जिस तरीके से 69,000 शिक्षक दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हर जगह उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया, उन्होंने गवर्नर हाउस का घेराव किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, शासन प्रशासन का घेराव किया, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। अब उन्होंने विपक्षी पार्टियों के कार्यालयों का घेराव करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी के कार्यालय का भी उन्होंने घेराव किया था, वहां पर भी सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। अब जो वो सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आवास के कार्यालय के सामने नजर आए हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, जिनका मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है, वो ये उम्मीद उनके अंदर जगी हुई है कि अगर एक बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इनकी आवाज उठा दे तो शायद इनका ये मामला बिल्कुल जो है सुलझ सकता है और ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि लखनऊ में जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो प्रोटेस्टर्स थे, वो सीधा बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास के सामने गए और उन्होंने ये मांग की है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से उन्होंने ये जाकर के उम्मीद जताई है कि अब आप ही के हाथों में हमारा भविष्य है, क्योंकि हमने हर किसी के सामने जाकर के देख लिया, हर किसी के सामने अपनी मांगों को रख करके देख लिया, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, प्रोटेस्टर्स की कोई सुनवाई नजर नहीं आ रही है। और वहां पर जाने की एक वजह और भी है कि वो सब लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती अगर प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में आती हैं तो उनको एक सीधे तौर पर ये चेतावनी या एक नसीहत भी देती नजर आती है कि कोई भी प्रोटेस्टर्स जो होगा वो कानून हाथ में नहीं लेगा, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सीधे तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उनके संविधान के तहत ही अपनी मांगों को मनवाएगा और उनके आदर्शों पर चलते हुए ही अपनी मांगों को मनवाने का काम करेगा। तो आज ये लोग लखनऊ में जो प्रोटेस्टर्स गए थे, इन लोगों ने वहां पर जाकर के अपनी मांगे रखी और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से गुहार लगाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले भी जो एक बात कही थी 69,000 शिक्षकों को लेकर के, एक बार सत्ता में आने दो, उसके बाद 69,000 शिक्षकों का जो इनका ये मामला अधर में लटका हुआ है ये तो पूरा हो गई। तमाम हजारों लाखों नए शिक्षकों की भर्ती करके भी बसपा शासनकाल ये दिखाएगा कि बसपा में कैसे काम होता है। इस तरीके की बातें पहले भी कही गई है, बसपा के बड़े नेताओं के मुख से वो सुनने को भी मिली है कि बसपा का पुराना शासनकाल आप देखिए, जब बसपा का शासनकाल हुआ करता था उस समय में तमाम शिक्षकों की भर्तियां निकाल करके बसपा ने काम करके दिखाया इस देश के अंदर, और तमाम शिक्षक भर्तियों को बहाल करके भी दिखाया है। जो पुरानी सरकारें थी, अगर वहां पर शिक्षकों को की अनदेखी हुई थी, शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार हुआ था, तो उनको बहाल करने का काम भी किया था। इसीलिए इन सब लोगों की जो आज उम्मीद की किरण जग रही है, तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास की तरफ, बसपा कार्यालय की तरफ जग रही है। अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं
हालांकि ये लोग विरोध जताने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में वहीं पर ठनक जाते हैं। जब ये देखते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती का आवास, तो वहां पर ये ठनक जाते हैं, कार्यालय के सामने रुक जाते हैं, क्योंकि एक उम्मीद की किरण इनको वहां से भी जगती हुई नजर आती है। हालांकि बसपा का जो कार्यालय है और आवास है बसपा सुप्रीमो का, वो कांग्रेस कार्यालय के बराबर में ही है। ये लोग वहां भी पहुंचे थे, तो वापस जब ये पहुंचे तो इनको एकदम से इनकी नजर पड़ी, और पहले भी, ये कोई पहला वाक्य नहीं है, ये पहली घटना नहीं है इस तरीके की, पहले भी 69,000 शिक्षकों के भर्ती वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बसपा सुप्रीमो मायावती से गुहार लगा चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आश्वासन भी इनको दिया था, बसपा के बड़े नेताओं से इनकी बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही हम लोग शासन में आएंगे सबसे पहले आपके मामले को सुलझाने का काम करेंगे, और अब भी सरकार से मांग करेंगे कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला जो अधर में लटका रखा है, तमाम हमारे देश के भविष्यों का जो जीवन खराब कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, इस मामले को तुरंत देखा जाए, इनका निपटारा किया जाए। सादा ब्रिज भी प्रोटेस्ट खत्म होगा जंतर मंतर का, लेकिन बीजेपी के कई नेता जो मंत्री भी हैं उनके कई सारे बयान लोगों को कहीं ना कहीं टेंशन दे रहे हैं, और ख़ास तौर से युवाओं को। जिस तरीके से पीयूष गोयल ने कहा था कि 2-3 को लटका देना चाहिए, कॉकरोचों को, इन्हें पता चल जाएगा कि आखिर हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, क्या कहेंगे? ये उसी तरीके से धमकियां दे रहे हैं जिस वक्त में स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश में चल रहा था, और अंग्रेज जब बर्बरता करते थे हमारे देश के क्रांतिकारियों पर, हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर, हमारे देश के तमाम योद्धाओं के ऊपर जब वो बर्बरता करते थे, जनरल डायर जब अपनी कायरता दिखाता था, बर्बरता करता था, जब वॉइस राय हमारे देश के तमाम अंग्रेज इस तरीके के हमारे देश के तमाम युवाओं को उठा करके उनके साथ में उनकी प्रताड़ना करने का काम करते थे, तो कुछ अंग्रेजों के पिट्ठू खुश हुआ करते थे, और ये अंग्रेजों के पिट्ठू जो खुश हुआ करते थे उनका एक संगठन था, और उस संगठन का नाम आरएसएस था। ये वही आरएसएस के लोग मानने वाले हैं, यही आरएसएस के पीयूष गोयल आज भी वही बात कर रहे हैं। ये कोई नया इनका बयान नहीं है, ये मनुवादी हमेशा से ही अंबेडकर वादियों के खिलाफ खड़े रहे हैं, ये मनुवादी हमेशा ही अंबेडकर के मानने वालों के खिलाफ, ये जब जुल्म उनके ऊपर होता है तो ये खुशी जाहिर करते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, आज भी वही काम दोहरा रहे हैं, और सीधे तौर पर अंग्रेजों की जो नीति थी, डिवाइड एंड रूल की नीति, बांटो और राज करो की नीति, उसको ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी जो परंपराएं हैं, जैसे राजनाथ सिंह कहते थे कि इस्तीफे की परंपरा नहीं है, अब टूट गई। अब जैसे ये कह रहे हैं हमारी परंपरा है कि हम अंग्रेजों का साथ देते थे, अब हम अंग्रेजों के जो गुलाम हैं यहाँ पर काले अंग्रेज, उनका साथ देंगे, तो इनकी परंपराएं अब टूटती जा रही है। अब अंबेडकरवादी सजग हो रहा है, जागरूक हो रहा है, और अंबेडकर के दिशा निर्देशों पर चलने वाला इस देश का नौजवान अब इनको मजा चखाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, और सीधे तौर पर इनको चेतावनी दे रहा है कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं कि भाई इनको लटका देंगे, इनको ये कर देंगे, ये कहाँ की डेमोक्रेसी? सादा बीच भी जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी कुछ इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उससे बच्चों को फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? कि उन्हें दोबारा एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो दोबारा नीट का एग्ज़ाम देंगे तो वो उनका रिहर्सल हो जाता है। देखिए, सारे लोग संविधान विरोधी हैं, जो भी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, निर्मला सीतारमण हो, या तमाम भारतीय जनता पार्टी के बेतुके नेता हों जो बेतुकी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, ये सब लोग संविधान विरोधी हैं, और ये इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी बनी हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिस देश में चलता है, ये उसको तार तार करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ये कौन सी इनकी भाषा है, ये कौन सी मर्यादित इनकी बयानबाजी है, ये सीधे तौर पर संविधान का विरोध जता रहे हैं। ये देख रहे हैं इस देश के अंदर फांसी पर किसको लटकाया जाता है, फांसी पर लटकाने के लिए भी पूरा एक, जो भी कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है जिसके खिलाफ संगीन धाराओं में अपराध यहां पर दर्ज होता है, उसके खिलाफ भी एक प्रावधान है, वो भी संविधान के तहत उसके खिलाफ ये प्रावधान किया जाता है कि उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इन लोगों का क्या कौन सा इतना बड़ा अपराध है? जो लोग संविधान के तहत अपनी मांग मनवाने के लिए यहां पर आंदोलनरत है, जिनको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, जिनको संविधान ने अधिकार दिया है कि अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम की वो आवाज़ उठाएंगे, तो आवाज़ उठाने वालों को फंदे पर लटकाने का अगर कोई बयान देगा तो वो संविधान विरोधी है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये संविधान विरोधी ताकतें उखाड़कर फेंकनी पड़ेंगी। इस देश के अंदर बसपा की जो लड़ाई रही है वो हमेशा मनुवाद से रही है, अंबेडकर की लड़ाई रही है मनुवाद से रही है, कांशीराम की लड़ाई रही है मनुवाद से लड़ाई रही है, और तमाम जो बहुजन क्रांतिकारी, बहुजन मसीहा, बहुजन महापुरुष रहे हैं, उनकी लड़ाई मनुवाद से रही है। और मनुवाद क्या है? मनुवाद संविधान विरोधी है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी चले, वो कभी नहीं चाहता कि लोकतांत्रिक देश बनकर रह सके। इसलिए
जितने भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण हो, पीयूष गोयल हो, तमाम जो ऐसे बेतुके नेता हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि इस देश के अंदर अगर ये देश चलेगा तो कानून से चलेगा, कानून का राज चलेगा, संविधान से चलेगा। और तमाम ऐसे नेताओं के मुंह पर तमाचा मैं खुले मंच से यहां से भी मार रहा हूं कि तुम्हारी जो ये मंशा है मनुस्मृति लागू करने की और संविधान को खत्म करने की, ये कभी पूरी नहीं होगी जब तक के मान्यवर साहब कांशीराम के मानने वाले, अंबेडकर के मानने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाले और बसपा सुप्रीमो मायावती के समर्थक इस देश में जिंदा हैं। सादाब रिजवी जंतर मंतर पर एक चीज़ और देखी गई, लाखों युवा आए, वहाँ पर सिर्फ एक ही नारा सबसे ज़्यादा अहम रहा जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय भीम जय भीम जय भीम। सिर्फ यही नारा ऐसा था कि जो सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ उठाया गया। देखिए नारे वहां पर बहुत सारे लगे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगे, आज़ादी के नारे भी लगे। तो इंकलाब तो जिंदाबाद था, आज़ादी भी हमारी हो गई है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद से यहाँ का जो ये खूब पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारने के लिए अगर किसी ने काम किया है, इस देश को अगर लोकतांत्रिक देश किसी ने बनाने का काम किया है, इस देश को अगर कानून के सूत्र में पिरोने का किसी ने काम किया है, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। जब देश आज़ाद हो चुका था बेबाक जी, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक विषय था चर्चा का, वो ये था कि अब देश कैसे चलेगा। राजशाही तो खत्म हो चुकी है, तो राजशाही के बाद अगर किसी ने इस देश को लोकतंत्र के सूत्र में पिरोने का काम किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। कानून का राज कायम करने का अगर किसी ने काम किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इसीलिए देश का युवा आज समझ रहा है कि अगर हमें जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, अगर हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में, अगर हमें लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के सामने, अगर हमें आज बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास के सामने अपनी आवाज बुलंद करने का किसी ने भी मौका दिया है तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। अगर हमें अपनी आवाज बुलंद करने का किसी ने मौका दिया है, अगर अधिकार दिया है, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इसीलिए नारा सबसे ज्यादा बुलंद रहा। बिल्कुल सादाब रिजवी, आप सवाल एक दूसरा भी है कि बात शिक्षा की हुई है, जंतर मंतर पर शिक्षा की ही बात हुई और बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या ये दहाड़ रामपुर में भी चलेगी? हर जगह दहाड़ चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रामपुर हो या कोई भी जगह हो, जहां पर भी ऐसे इदारे हैं, संस्थान हैं जो कि एजुकेशन देते हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं, यानी जहां से हमें शेरनी का दूध पीने को मिलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए तो कहा कि ये वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी निशाना किनको बना रहा है? आप ये देखिए कि मंदिर मस्जिद के मुद्दों से हट करके अब भाजपा सीधे तौर पर शैक्षणिक संस्थान को निशाना बना रही है। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहां पर चोट पहुंचाई थी? मंदिरों पर, मस्जिदों पर चोट पहुंचाने का काम किया था कि इस देश को मूलभूत जो मुद्दे हैं इस देश के, उनसे भटका दिया जाए, मंदिर मस्जिद में उलझा दिया जाए। अब इनका निशाना जो दूसरा सबसे बड़ा निशाना है, इनका जो आत्मघाती हमला है, वो सीधे तौर पर शैक्षणिक संस्थानों पर है, हमारी यूनिवर्सिटीज पर है, हमारे कॉलेजों पर है, हमारे इंस्टीट्यूशन पर है। तो ये सीधे तौर पर इस देश को अनपढ़ रखना चाहते हैं, क्योंकि देश पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। आपको लगता है गौर यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई नहीं होगी? बिल्डिंग जो 38 उनकी नायब गलत बताई जा रही है, उनका नक्शा पास नहीं है, क्या वो बचेगा? देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के तमाम बहुत सारे पेच रहे हैं, हालांकि वो सारे पेच बिल्कुल खत्म हो चुके थे। सारा कुछ वहां पर जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से चल रहा था। अब ऐसे में जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हों, शिक्षा हासिल कर रहे हों, वहां उसको छेड़ना, ध्वस्त करना, बिस्मार करना, ये सरकार की बेईमानी है। और मैं तो नहीं मानता कि उस पर कहीं से कहीं तक भी बुलडोजर चलेगा, और चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर बुलडोजर चले तो उससे पहले मैं तो ये कहता हूं कि जो हमारे देश के बड़े धनाढ्य हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मित्र कहलाते हैं, मुकेश अंबानी, उनके घर के ऊपर सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए। वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसका भी विवाद चल रहा है, उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, और वो अनाथालय की जमीन है। अनाथालय की जमीन पर अगर आपने एंटीलिया बना लिया तो उस एंटीलिया को भी तो ध्वस्त कर दीजिए। अगर एंटीलिया आप ध्वस्त कर देंगे तो जौहर यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त कर दीजिए। तो ये थे सादाब रिजवी की बात। आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखो, और हाँ, यूनिवर्सिटी के बारे में भी अपनी राय जरूर रखो, क्यों कि बात पढ़ाई की है। तो अभी के नहीं यहाँ सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।